हेलो फ्रेंड्स, किसी कारणवश जो लास्ट लेक्चर है वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या हाइपरबोला। ठीक है, चलिए उसके लिए हमने क्या किया कि हाइपरबोला कंस्ट्रक्शन, ये आपको बता दें ये हाइपरबोला है और हाइपरबोला का हमेशा दो ब्रांच होता है, एक ब्रांच इधर दिख रहा है, दूसरा ब्रांच इधर दिख रहा है। दो चीज़ तो आपको हर हाल में मानना था, एक मानना था आपको फोकस और दूसरा मानना था डायरेक्ट्रिक्स। तो एक फोकस मान लिया एस और जेड एम डायरेक्ट्रिक्स होता है। हमेशा जेड एम जो होगा वो क्या होगा, वो आपका एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए क्या किए हैं जेड एम परपेंडिकुलर टू जेड एम दिख रहा है, ये जेड एम या एम जेड कह सकते हो, परपेंडिकुलर टू जेड एस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू जेड एस लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। चलिए आइए अब क्या करते हैं, ए और ए डैश जो है बी 2 पॉइंट्स ऑन कोनिक। ठीक है, ए और ए डैश जो है 2 पॉइंट कहाँ का है, कोनिक का है। या एक काम करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए एंड ए डैश बी 2 पॉइंट्स, एक इस तरह से लिखो 2 पॉइंट्स such that they divide क्या जेड एस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, इन द रेशियो E:1। ठीक है, देयरफॉर मतलब हमने ए और ए डैश इस तरह से 2 पॉइंट लिया कि ये इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको, इस जेड एस को। ठीक है, तो एक लिखा जाएगा ए एस इज इक्वल टू ई ए जेड और दूसरा लिखा जाएगा ए डैश एस इज इक्वल टू ई ए डैश जेड, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का। अब बताइए अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला हम कह सकते हैं कि ए और ए डैश हाइपरबोला का पॉइंट है। ठीक है, जो कि एक्सिस पर है, इसका मतलब ए और ए डैश क्या होगा, वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं जब ये वर्टेक्स है तो एक काम और कीजिए, यहाँ पे लेट क्या करते हैं कि ए डैश का जो डिस्टेंस है वो 2a मान लेते हैं। ठीक है, एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश मान लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ऑपरेट करते हैं। 1 और 2 को जोड़ दिए तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन कैसे जुड़ता है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। तो ए एस प्लस ए डैश एस दिख रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू ई ए जेड प्लस ई ए डैश जेड दिख रहा है। ए एस को हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए एस को लिख सकते हैं, सी से कनेक्ट कर दीजिए। तो ए एस को क्या लिखेंगे, सी एस माइनस सी ए, देखो यहाँ से सी एस माइनस सी ए प्लस ए डैश एस को क्या लिखेंगे, ए डैश एस को लिख सकते हैं ए डैश सी प्लस सी एस, देखो यहाँ पे ए डैश सी प्लस सी एस, और यहाँ पे ई कॉमन ले लो और ये हो जाएगा ए जेड प्लस ए डैश जेड। गौर कीजिए ए डैश जेड प्लस ए जेड मिल करके हो जाएगा ए डैश, मिलके हो जाएगा ए डैश। तो दिस ए डैश इज इक्वल टू कितना माने 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2a। और बाकी देखो C से A तक का डिस्टेंस और C से A डैश तक का डिस्टेंस दोनों सेम है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया आपका, तो बचा कितना सी एस मिल करके ट्वाइस ऑफ सी एस इज इक्वल टू ई ए डैश, जिसके बदले में लिखेंगे E इंटू 2a। अब यहाँ से 2 कैंसिल, तो सी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई ए। अब C आपका सेंटर है तो सी एस क्या हो गया, इसका मतलब S तक का डिस्टेंस हो गया, और क्योंकि X एक्सिस पर है इसलिए फोकस जो हो जाएगा S उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE,0। गौर कीजिए यही फोकस आपका क्या था, इलिप्स के केस में भी था। ठीक है, तो ये मेरा पहला ऑपरेशन है जब हम क्या किए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर को ऐड किए हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो वहां से हमको क्या पता चल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स पता हो जाएगा। अब हम 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा ए डैश एस माइनस ए एस इज इक्वल टू ई ए डैश जेड माइनस ए जेड। गौर कीजिए ए डैश एस कहाँ है, ए डैश एस को लिख सकते हैं ए डैश सी अब प्लस सी एस, तो ये हो जाएगा ए डैश सी अब प्लस सी एस और माइनस ए एस को कितना लिखेंगे, ए एस को लिखेंगे सी एस अब माइनस सी ए, तो ये हो जाएगा सी एस माइनस सी ए। देखो यहाँ से सी एस माइनस सी ए करेंगे तो ए एस हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू ई ए डैश जेड कहाँ है, ए डैश जेड को लिख सकते हैं ए डैश सी अब प्लस सी जेड, तो ये हो जाएगा ए डैश सी प्लस सी जेड।
ठीक है, और माइनस ए जेड, ए कहाँ गया, ए जेड यहाँ है, ए जेड को लिख सकते हैं सी ए जेड को लिखेंगे सी ए और माइनस सी जेड तो हो जाएगा प्लस सी जेड। ठीक है, चलिए आइए अब ए डैश सी और सी ए जो है सेम होता है बट अपोजिट है इसलिए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो सी एस खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो हो जाएगा ए डैश सी और सी ए, तो ये दुगुना हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए सी हो जाएगा। एक ही बात है, ए से सी तक का दूरी, ए से सी तक का दूरी या ए डैश से सी तक का दूरी दोनों सेम होता है। तो दिस इज इक्वल टू, और यहाँ कितना होगा सी जेड मतलब कितना हो गया ट्वाइस ऑफ सी जेड, तो 2 इंटू सी जेड हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया और ये ई यहाँ पे आपका बच रहा है। तो देयरफॉर ए सी का मतलब हो गया ए और ये हो जाएगा सी जेड इंटू ई, तो देयरफॉर यहाँ से सी जेड बराबर कितना हो गया ए बाई ई। यही है आपका क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस, ये आपका काम खत्म इसका। अब यहाँ लिखेंगे हेंस इक्वेशन ऑफ एक सेकेंड, हेंस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज कितना हो गया जी, तो x इज इक्वल टू ए बाई। याद कीजिए आपको डायरेक्ट्रिक्स भी पता हो गया और आपको फोकस भी पता हो गया। चलिए जब किसी कोनिक का डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दोनों पता हो जाता है तो हम उस कोनिक का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइनली आंसर लिखेंगे। हेंस अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। याद कीजिए यही ना है, लगाएंगे पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, तो दिस इज पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम का स्क्वायर। पी एस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला पी से एस हमको पता है ए ई कॉमा 0, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे ए ई कॉमा 0, तो हो जाएगा x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। पी एम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे P से M, तो इस बार जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x, तो इस बार x में से माइनस हो गया, x में से माइनस हो गया, PM लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो ये आपका कितना था जी x इज इक्वल टू ए बाई ई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ये है कहानी। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल जाएगा, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ तक देखिए, फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जब इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे थे तो हम लोग यहाँ किए, देखो यहाँ पे x माइनस ए ई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2axe प्लस यहाँ से y का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंप्लीफाई करते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको ये मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेट करते हैं, a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 को b स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, गौर कीजिए, इस बार e का वैल्यू 1 से बड़ा है इसलिए ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो इसलिए इसको हम b स्क्वायर मान लिए। तो देयरफॉर जो हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, या यही कह सकते हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। गौर कीजिए, इसके इक्वेशन में और इलिप्स के इक्वेशन में अंतर क्या आया, अंतर बस एक नेगेटिव साइन का है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ देख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वहाँ इलिप्स के केस में था प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बट हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन इस बार पिछले बार ए बी और ई के रिजल्ट में कुछ अंतर था, पिछले बार बी स्क्वायर इज इक्वल टू था 1 माइनस सी स्क्वायर। याद कीजिए, इस बार चेंज है, इस बार बी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। क्यों, क्योंकि इस बार ई जो है 1 से बड़ा हो गया आपका। तो यही वो 2-3 चीज़ है जो कि आपको किसी इलिप्स को हाइपरबोला से डिफर करता है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दी हाइपरबोला। ठीक है, चलिए आइए। चलो सबसे पहले हम लोग फिगर ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग हाइपरबोला का दो ब्रांच होता है, इसलिए दोनों ब्रांच को, एक ब्रांच मान लो अगर यहाँ सेंटर है तो एक ब्रांच उधर हो गया और दूसरा ब्रांच जो है उतना ही डिस्टेंस पीछे से इधर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कोनिक एक्सिस को कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ इलिप्स के केस में भी डबल डबल वर्टेक्स था और हाइपरबोला के केस में भी डबल डबल वर्टेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेंटर। सेंटर यहाँ आपका C है और C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। उसके बाद नंबर 2 में आते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस एक A हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 1,0 है और दूसरा A डैश है, कोऑर्डिनेट -a,0 है। यहाँ पे देखो A और A का कोऑर्डिनेट है 1,0 और A डैश का कोऑर्डिनेट है -a,0। ठीक है, A से A तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं, इसमें दो एक्सिस होता है, एक होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरा होता है कंजुगेट एक्सिस। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा नंबर, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको बोलते हैं A डैश और A डैश कितना है जी, तो 2a के बराबर है। चौथा नंबर, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, जो दूसरा वाला एक्सिस होगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है बट ये नहीं दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ तक लेना है, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, जो कि आपका कितना है, ये 2b के बराबर हो जाता है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a हो गया और कंजुगेट एक्सिस का लेंथ 2b हो गया। क्लियर, चलिए आइए। उसके बाद पांचवा नंबर, अब आते हैं इसमें फोकस। तो मूंछ इधर खुला हुआ है तो इधर इसका खुला हुआ है तो S इधर हो गया और इसमें चेहरा इधर खुला हुआ है इसलिए S डैश यहाँ हो गया। फोकी का कोऑर्डिनेट हो जाता है, इधर हो गया AE,0 और इधर हो जाएगा -AE,0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फोकी, FOCI, फोकी। ठीक है, तो फोकी कितना होगा, एक हो गया S जिसका कोऑर्डिनेट लेंगे AE,0 और दूसरा S डैश जिसका कोऑर्डिनेट लेंगे -AE,0। ठीक है, ये हो गया फोकी का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, याद कीजिए फोकस इधर है तो ऑब्वियसली पीछे आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा और डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x = a/e। उसी तरह से यहाँ पे फोकस है तो पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो ये लाइन आपका डायरेक्ट्रिक्स है और ये हो जाएगा x = -a/e। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x = ±a/e हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर, रिलेशन एमंग A, B एंड E। याद कीजिए अभी जस्ट लिखे थे तो बोलो कितना हो जाएगा, तो ये था B² = A², ये था E² - 1। गौर कीजिए क्योंकि E यहाँ क्या है, हाइपरबोला के केस में 1 से बड़ा है तो B² = A² E² - 1 हो गया। तो यहाँ से आप इसेंट्रिसिटी लिख सकते हैं। तो जो अगला पॉइंट हो जाएगा 8 नंबर, वो है इसेंट्रिसिटी, जिसको हम लोग E से इंडिकेट करते हैं। बोलो इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा इस बार 1 + B² / A² का स्क्वायर रूट। दिस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। और क्लियर बात है कि ये दिख रहा है कि इस बार जो है वो क्या है, 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि 1 + समथिंग कुछ भी करेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन तो हम लोग कम से कम कलेक्ट कर ही सकते हैं, क्या करके, तो फिगर को देखते हुए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे आते हैं। अब आपको दिखाते हैं लेटस रेक्टम और फिर दिखाते हैं फोकल कोऑर्डिनेट। यहाँ तक एक नज़र देखो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ एक काम और कर सकते हैं, इसमें 2-3 चीज़ तो कर ही सकते हो। 9 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, फोकस के बीच का डिस्टेंस मतलब S डैश कितना हो जाएगा जी, तो 2AE हो जाएगा। और एक 10 नंबर यहाँ लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, ये कितना हो जाएगा,
तो 2a/e हो जाएगा। चलिए यहाँ तक देखिए आप। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हमको पता है लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, यही ना है। एल डैश आपका डबल ऑर्डिनेट है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब भी हम मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। तो एल और एल डैश का जो एब्सिसा होगा वो आपका ए ही होगा। वही चीज़ लिखे हैं कि सिंस एल डैश विद द लेटस रेक्टम, ठीक है, एब्सिसा ऑफ एल एंड एल डैश आर ए ई, दोनों का एब्सिसा ए ई है। अब क्योंकि एल का कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा समथिंग होगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए ई जो है कहाँ पे है, हाइपरबोला पे है। इसका मतलब ये हाइपरबोला को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमको y का वैल्यू निकालना है, तो हम x इज इक्वल टू ए ई जो है हाइपरबोला के इक्वेशन में पुट कर दिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग को क्या मिल जाता है, जो y का वैल्यू है वो मिल जाता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक्चुअली आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, लेकिन हमको पता है मेरे पास एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसके बदले में हम लिख देंगे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और जब y का वैल्यू निकालते हैं तो हमको मिल जाता है प्लस माइनस आ जाएगा, एक्चुअली आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो एल और एल डैश का कंप्लीट कोऑर्डिनेट पता हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा तो ए ही था दोनों में, लेकिन ऑर्डिनेट जो होगा एक हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए ऊपर के लिए, और एल डैश के लिए हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। हमको पता है कि दिस इज डबल ऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेट का दुगुना कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा। ऑर्डिनेट कितना है, तो बी स्क्वायर बाई ए, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकल कितना गया, 2b स्क्वायर बाई ए। तो आज के बाद से याद रखना, ये चाहे इलिप्स का केस हो चाहे हाइपरबोला का केस हो, दोनों ही केस में लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होता है वो आपका 2b स्क्वायर बाई ए होता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है विथ कंप्लीट डेरिवेशंस। अब हम लोग आते हैं क्या, अब हम लोग आते हैं इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में, जो कि हमको जानना है। हेलो फ्रेंड्स, अब हमको निकालना है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। और आपको बता दें किसी भी कर्व के लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो सर्किल था, चाहे वो हमने पैराबोला पढ़ा, चाहे हमने इलिप्स पढ़ा, और उसी तरह हमने हाइपरबोला भी पढ़ रहा हूँ। और हाइपरबोला में भी हम लोगों को क्या चाहिए, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में बनाना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। लेकिन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना इतना आसान नहीं है जब तक कि कोई आपको एक बार बता नहीं दे कि हाउ टू फाइंड द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन कर्व, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि सर्कल के केस में आसान था, लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला के केस में थोड़ा सा ट्रिकी है, जो आपको एक बार जानना जरूरी है। करते क्या है, देखो यहाँ पे हमको पता है ये दो ब्रांच है हाइपरबोला का, और हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, एक सर्कल यहाँ कंसिडर कर लेते हैं जिसका रेडियस ए है, क्योंकि हमको पता है ये वर्टेक्स ए है और यहाँ वर्टेक्स ए डैश है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है रेडियस ए हो जाएगा इसका, क्योंकि ये रेडियस ए है आपका। ठीक है, इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक सर्कल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, और ये एंगल मान लो यहाँ पे थीटा बनाया, तो ये वाला जो थीटा है, थीटा इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल, इज इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो थीटा पॉइंट पर, ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं सर्किल पर, तो सर्किल का पॉइंट होता है पी, कोऑर्डिनेट होता है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, जो कि हम लोग सर्कल में देख चुके हैं। अगर हम उसी पी पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, तो टेंजेंट जो होता है ये पी क्यू हो गया। ठीक है, ये पी क्यू हो गया, और इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ये हम देख चुके हैं कहाँ पर, सर्किल की केस में। फिर भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, लेट एक पी पॉइंट कंसिडर करते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, कहाँ पर, ऑन इसेंट्रिक सर्कल, इसेंट्रिक सर्कल। सर्कल का इक्वेशन है CIRCLE, सर्कल क्या है इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी पॉइंट पर कितना हो जाता है, तो हो जाता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ये हम लोग पहले से देख चुके हैं, हम लोग को ये पता है। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है ये एक्सिस ऑफ इलिप्स को कहाँ कट कर रहा है, क्यू पे। लिखो, इफ Q is the intersection
पॉइंट ऑफ किसका किसका, टेंजेंट एंड एक्सिस ऑफ इलिप्स। देयरफॉर तो Q का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा a sec थीटा कॉमा 0। ये कैसे हुआ जी, जरा सा देखिए, क्योंकि ये x एक्सिस है और कोई लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। जैसे ही हम y कोऑर्डिनेट 0 डालेंगे तो हमको मिल जाएगा x cos थीटा इज इक्वल टू a। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a sec थीटा हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट तो 0 है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसी Q पॉइंट से हम परपेंडिकुलरली ऊपर मूव करते हैं। तो जब भी परपेंडिकुलर ऊपर मूव करेंगे तो Q डैश एक पॉइंट मिलेगा जो कि कहाँ पर मिलेगा, इलिप्स पर के हाइपरबोला के कर्व पर, हाइपरबोला के कर्व पर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलता है Q डैश जब हम Q से मूव करते हैं किधर, परपेंडिकुलरली कर्व के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर लेट एक क्या करते हैं, एक Q डैश पॉइंट लेते हैं। लेट अस टेक ए पॉइंट Q डैश, let us take a point Q dash on hyperbola such that इस तरह से लेते हैं कि ये Q डैश जो होगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लेंगे कि ये जो Q डैश है ये एक्सिस ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा। तो देयरफॉर Q डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा, एब्सिसा होगा, वो आपका a sec थीटा हो जाएगा। बाकी ऑर्डिनेट क्या होगा ये हमको पता लगाना है। अब क्योंकि ये हाइपरबोला पर का पॉइंट है तो हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम x के जगह में a sec थीटा डालेंगे तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा। और आपको बता दें इस करस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू होता है वो होता है b tan थीटा। इसलिए Q डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b tan थीटा। ये कहाँ से आया, यहाँ लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू a sec थीटा सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई दी हाइपरबोला। क्योंकि ये हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में y का जो वैल्यू होगा वो b tan थीटा हो जाएगा। तो ये जो Q डैश का कोऑर्डिनेट है यही है रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। यहाँ लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। याद रहेगा, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। तो आज के बाद से हाइपरबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको याद होना चाहिए, वो है a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और हमको नहीं लगता है कि आप में से कोई भी ऐसे हैं जो आप पहली बार नहीं पढ़े हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कैसे हम हाइपरबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। उसके लिए कम से कम एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए फिर आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। अगर भूल भी गए तो ये डेरिवेशन, ये कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ हाइपरबोला। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस। हेलो स्टूडेंट्स, अब आता है फोकल डिस्टेंस। नाम से ही स्पष्ट है, फोकस से डिस्टेंस पता करना है। तो कोई एक पॉइंट कर्व पर दिया हुआ रहेगा और वहां से डिस्टेंस पता करना है s का। तो पॉइंट दिया हुआ है, फोकस हमको पता है, हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, PS निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग हमेशा कोनिक के डेफिनेशन को यूज करेंगे, मतलब PS इज इक्वल टू EPM लिखेंगे। तो हम लोग देखे हैं PS इज इक्वल टू EPM। अब PM कैसे निकालेंगे, तो जरा सा गौर कीजिए, सेंटर हो गया, इसका मतलब ये y एक्सिस है आपका। ठीक है, अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपको पता है a/e। इसका मतलब पूरे x1 में अगर आप a/e घटाएंगे तो आपको PM मिल जाएगा। तो PM की जगह में लिख सकते हैं x1 माइनस a/e। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन PS इज इक्वल टू EX1 माइनस ए हो जाएगा। उसी तरह से आपके पास दो फोकस है ना, तो ये भी तो हो सकता है कि P से S डैश का डिस्टेंस पता कीजिए। तो P से S डैश लेंगे तो उस केस में करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स आपका ये हो जाएगा। ठीक है, Z डैश M डैश, और ये इक्वेशन हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस a/e। क्लियर? बट इस केस में हम लोग क्या करते हैं,
पी एस डैश इज इक्वल टू ई पी एम डैश। ई पी एम डैश मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो इस लेंथ को लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक x1 और ये डिस्टेंस आपका a बाई ई हो जाएगा। तो x1 प्लस a बाई ई, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट ई x1 प्लस a। इस बार गौर कीजिए, इस बार पी एस डैश में पी एस घटा रहे हैं तब जाके 2a के बराबर हो जाता है, और ये जो 2a है ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। पिछले बार आपने ऐड किया था तब जाके 2a के बराबर हुआ था। तो वो जो था वो इस केस में डेफिनेशन था किसका, इलिप्स का, अनदर डेफिनेशन। तो ये जो आया पी एस डैश माइनस पी एस इज इक्वल टू 2a, ये भी एक डेफिनेशन है हाइपरबोला का, जो कि दूसरा वाला डेफिनेशन है। तो गौर कीजिए, किसी वेरिएबल पॉइंट से दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जाए तो दैट वेरिएबल पॉइंट गिव्स ए कर्व एंड दैट कर्व इज नोन एज हाइपरबोला। तो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबोला। इलिप्स के केस में क्या था कि किसी एक वेरिएबल पॉइंट से दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाता है तो उस केस में उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस इलिप्स हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि किसी वेरिएबल पॉइंट से दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जाता है तो उस वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होगा दैट विल गिव्स द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, मींस इट द लोकस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो यही आपका क्या है, कंप्लीट डेफिनेशन है अबाउट द क्या था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन था अबाउट द टर्म एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग वाला जितना सारा भी क्वेश्चन होता है वो आपको यहीं से बनता है। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और ये पहला इंट्रोडक्टरी ऑफ हाइपरबोला है का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक्स आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे ये क्लोज करते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।